फरुख साहब, जो इकॉनमी 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास गई हो, तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि इनहेरेंटली समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है। IMF इज़ अ डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और अ डॉक्टर ऑफ द आईसीयू। ठीक है जी। 24वीं बार आप उसके दर पे हैं। पिछले 10 साल में तीसरी बार उसके दर पे हैं। 2013 में चूँकि मैं फाइनेंस की टेबल पर मौजूद था और यही गुफ्तगू हुई, और तब भी मेरा मशवरा था जाना चाहिए, रिज़र्व्स गिर रहे थे, मैक्रो इंस्टेबिलिटी थी। हम गए IMF के पास जी। हमारे रिज़र्व्स 19-20 अरब डॉलर पे चले गए थे स्टेट बैंक के। ठीक है जी। फिर एक टर्मोइलिश सी सिचुएशन हुई, हुकूमत तब्दील हुई, वी केम क्रैशिंग डाउन। 2019 में फिर IMF के पास गए, और अब 2024 में आप ये देखिए कि 2023 की सिचुएशन ये थी कि 3.89 अरब डॉलर के रिज़र्व्स थे। एक माह का इंपोर्ट कवर नहीं था। उधर से फंड के साथ सफ़र शुरू होता है। तब भी गवर्नमेंट को यही एडवाइस थी कि आप चले जाएं। आज 12 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं। अफरात ज़र जो है वो नीचे आ गई है, जिसका मतलब है कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हुई है जी। ठीक। महंगाई नहीं कम हुई। जो कीमतें बढ़ रही थी उनकी बढ़ने की वो जो शरह है वो कम हुई है, रफ्तार कम बस। हो गई। ठीक है। ये हुआ है। और जो बैरूनी खसारा है इकॉनमी को स्लो करके 22% का पॉलिसी रेट रखा हुआ था, इंटरेस्ट रेट आम फहम ज़बान में, कि आप बोरो करेंगे, मैंने गाड़ी लेनी है, आप 10 लाख की गाड़ी ले तो 22% उस पर देंगे आप। सो वो 22% से नीचे अब 13% आ गया। ठीक है। ये एक स्टेबिलिटी है, 10 साल में तीसरी बार आई है। इस पे जो स्टॉक मार्केट है वो एक थिन मार्केट है पाकिस्तान की। जो बहुत डेवलप्ड मुल्कों की मार्केट्स होती हैं वो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, कि जो हर हाउस होल्ड है उसकी जो रिटायरमेंट है वो भी वहीं पड़ी हुई है। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 2-2.5 लाख इन्वेस्टर की मार्केट है, ये एक थिन मार्केट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती पाकिस्तान की स्टोरी को। जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है, फ्रॉम डिफॉल्ट टू अ स्टेबिलिटी। 16 अरब डॉलर के कर्जे मौखर हो गए। किसने मौखर किए? चाइना ने मौखर किए, UAE ने मौखर किए, सऊदी अरेबिया ने मौखर किए। तो एक बोझ उठ गया कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। जब तक फंड के साथ हैं डिफ़ॉल्ट का बोझ उठ जाता है। निर्ख बहुत नीचे चले गए थे, मार्केट डिफ़ॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी। प्राइस टू अर्निंग एक रेशियो होता है, इसको आसानी से समझिए, ये पाकिस्तान का 7 के करीब रहता है। जब डिफ़ॉल्ट की बात हुई तो ये नीचे 3 पे चला गया, कीमतें इतनी नीचे चली गई। ठीक है। सो वहाँ से मार्केट राइज होती है और अब 1,17,000 पे चली गई है। कुछ ऑफ कोर्स बैंड वैगन और यूफोरिया भी होता है, कुछ लिक्विडिटी बेहतर हो गई है। लिक्विडिटी से क्या मतलब है? पहले आप बोरो करने जाएं, आप गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर थी, आपको पैसे नहीं मिलते थे। दूसरा, आप बोरो कर रहे थे 22% पे, तो इसका मतलब है मैं 30% कमाऊंगा तो 22% वापस करूंगा। अब 13% आ गया, सो लिक्विडिटी बेहतर हो गई है। दूसरा, फरूख साहब, अगर आप आज कहें कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं पैसे कहाँ रखूँ, तो आप बैंक में जाएंगे तो आज आपको 10% भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको एक दोस्त कहेगा कि यार ये देखो, ये हबीब बैंक का स्टॉक खरीदो, UBL का खरीदो, NRL का खरीदो, PSO का खरीदो, जो एंग्रो का खरीदो, फर्टिलाइज़र का खरीदो, सीमेंट का खरीदो। सो स्टॉक मार्केट में एक ये भी इंटरेस्ट हुआ कि आपके पास ज़राए टू इन्वेस्ट कम हो गए थे। ठीक। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, इट्स ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। सो आप कहाँ जाएंगे? सो बहुत से लोग दे फ्लॉक बैक टू द स्टॉक मार्केट। ठीक। ये है स्टेबिलिटी, मार्केट ने परसीव किया उसको, डिफ़ॉल्ट का रिस्क दूर होता है, हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होती है, लिक्विडिटी बेहतर होती है, इसलिए मार्केट दिखा रही है। तो अब ये हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम खड़े हैं 2018 से बेहतर सिचुएशन में यहाँ पे। तो अब अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी, फ़ारूक साहब, टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे लिटरेचर यानी कि हमारी तहकीक बताती है इकोनॉमीज़ बिहेव करती हैं जब IMF का प्रोग्राम होता है जी। खसारे संभल जाते हैं। ये एक मैं हमेशा इवन प्रेजेंट भी करता हूँ फ़ारूक साहब, तो उर्दू में करता हूँ, चाहे स्लाइड जो है वो अंग्रेज़ी में चल रही हैं, पर ये इसकी उर्दू करूँगा तो आसान नहीं है। मैं कि हार्ड अर्नड, जी, कि मुश्किल से ली गई मैक्रो स्टेबिलिटी है एट द बैक ऑफ एन IMF प्रोग्राम। यहाँ पे खड़े हैं। अब इसको एक्सप्लेन, मैक्रो स्टेबिलिटी को मैंने कर दिया, IMF प्रोग्राम कह दिया। हार्ड अर्नड इसलिए है कि आपको सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ाना पड़ा, आपको बिजली के निर्ख पास करने पड़े। हुकूमत ने कहा है कि 800 गुना इजाफा करना पड़ा गैस के निर्खों में, आपकी पॉलिसी रेट को ऊपर रख के इकॉनमी को स्लो करना पड़ा। दैट इज़ वाई इट इज़ हार्ड अर्नड, पर आपने अर्न कर ली है। आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ 13 में खड़े थे,
आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ 19 में खड़े थे जब प्रोग्राम्स होते हैं। 18 का दौर तो ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट दौर था, आप एक साल पहले IMF के चले जाएं तो 23 का दौर भी मुश्किल दौर था। अब आपको एक वक्त और एक स्पेस अथॉरिटीज़ ने बाय कर ली है, ये सबसे अच्छी बात है। कुछ और भी काम हुए हैं, स्मगलिंग को रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकना। 6-6 अरब डॉलर की जा रहे थे अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, इसलिए रुपया स्टेबल है। और एक और बात यह है कि इन सब कामों के अलावा दुनिया की इकोनॉमीज़ जो कि स्लो हो रही थी वो भी स्लो हुई बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, वहाँ पे भी पॉलिसी रेट ज़्यादा थे। जो तेल है जब वो 70-72 डॉलर बैरल पे आता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइबल हो जाती है। तकरीबन 1 अरब डॉलर माहाना की सेविंग आती है अगर तेल 90 की बजाय 72 पे ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मरतबा, आप चाहे वक्ती कह लें, स्टेबल कर दिया। अच्छा, अब ये उड़ान पाकिस्तान क्या है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इनका जी फर्स्ट टाइम, मंसूबे तो पहले भी बनते रहे मईशत के लिए, तो इसकी क्या खदोखाल हैं जो आपने देखे हैं? उड़ान पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के लिए, वाकई पाकिस्तान कहीं मईशत के लिए एक नया पाकिस्तान आने जा रहा है? सो अब एक तो हमें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में क्लैरिटी आ गई है कि हुआ क्या है। हाँ जी, पीछे वाला बैकग्राउंड आ गया। अब आपके पास वक्त भी है और स्पेस भी है। मैंने तो अभी आर्टिकल भी लिखा अंग्रेजी के जरीदे में, तो यही कहा टाइम एंड स्पेस हैज़ बीन अचीव्ड, दैट इज़ रियली गुड। ठीक है। अगर उस तरह कीमतें बढ़ी होती तो आज लोगों को बहुत तकलीफ होती, तो लोगों के लिए ये एक तकवीयत की बात है। ठीक। पर असल रिलीफ ये नहीं है। असल रिलीफ है 30 लाख लोग हर साल, 30 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट एंटर करते हैं। नौकरियां क्रिएट करना, प्राइवेट सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना, हुकूमत का फुटप्रिंट कम करना, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की यील्ड्स को ठीक करना, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ करना, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, 5 मिलियन SMEs हैं इस मुल्क में, 1,73,000 हैं सिर्फ जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है। पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को क्लीन करना, ग्रीन एनर्जी पर जाना, और आखिर में एक सोशल कोहेजन, जिसका मतलब है मैं और आप आपस में डिफ़र तो कर सकते हैं बट गुफ्तगू शाइस्तगी से करें, और मैं आपको भी उतना ही साथ लेकर चलूं अपनी इक्विटी, यानी कि अगर हाई इनकम अर्नर है तो उस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, अगर लो इनकम अर्नर है तो उस पर टैक्स कम होना चाहिए। मेरे एग्रीकल्चर वाले भाइयों को ये रियलाइज़ करना है और मेरी बहनों को कि वो टैक्स नहीं देते रहे हैं। वो पूरा मुल्क 13,000 अरब टैक्स देगा इस साल, वो 8 अरब टैक्स देंगे। पाकिस्तान में ये है उड़ान प्रोग्राम। ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है फ्रॉम व्हाट इंडिया डिड इन 1990, फ्रॉम व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड इन 80s एंड 90s। मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड PhD हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी वहाँ से हूँ और मैंने काम भी वहीं पे किया है। ठीक है। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये है एक प्रोग्राम। इसको उड़ान का नाम दें, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दें। अच्छी बात है कि एक, जिसे कहेंगे, एक सोच है ऐसी कि ये काम किए बगैर मुल्क नहीं चले। तो इंडिया ने अचीव किया ना, इसी यही स्टेप थे, 3 वर्ड्स थे। हाँ, डीरेगुलेट किया जी, लिबरलाइज किया और डाइवेस्ट किया, और स्पेस दी प्राइवेट सेक्टर। मैं एक आपकी मिसाल दूं, आप सोचें कि आज सिर्फ PTV होता, हमने इजाज़त ना दी होती एक न्यूज़ को कि वो लाइसेंस ले हमसे, क्या ये जो सारे दोस्त इस वक्त बैठे हैं कमरे में, इनको नौकरियां मिलती? लोग समझ नहीं पा रहे, ये तरीका इतना मुश्किल है नहीं है। यू नो फ़ारूक, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी होपफुल ऑन पाकिस्तान। जिस दिन ठीक काम करेंगे, आपके सेक्टर में ठीक काम किया है, 80 चैनल खुल गए हैं, TV के 2 कंपेयर नहीं है PTV पे, बल्कि 160 कंपेयर है अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो, कैमरामैन हर एक के लिए। फिर आप ये देखिए कि हमने एनर्जी सेक्टर को रखा हुआ है सरकार की तहवील में, हर कोई रोता है। मेरा अमीर दोस्त भी आके कहता है यार 2 लाख का बिल आ गया, और जो मेरा उतना अमीर दोस्त नहीं है वो कहता है 50,000 का बिल आ गया। मैं स्कॉश खेलने जाता हूँ तो मेरा जो क्लीन करता है स्कॉश कोर्ट को, वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ एडवांस कर दें, 32,000 का बिल आ गया। मैं समझता हूँ ये किसकी तहवील में, ये सरकार की तहवील में। तो सब ने कहा कि इसको बेचो। इंडिया ने अपनी इंडियन एयरलाइन को बेचा और टाटा ग्रुप ने ख़रीदा उनको, जो ओरिजिनल उनके जो चलाते थे उन्होंने ख़रीदा। 425 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। पर अब कहने की मतलब ये है कि नुस्खा तो लिख दिया है हमने, उड़ान पाकिस्तान से भी
कोई मुख्तलिफ नुस्खा नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। बट गो बैक टू 2024 एंड सी कि क्या हम ये जो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तब्दील कीजिए, खोलिए सेक्टर को और आने दीजिए एक न्यूज़ को और बाकी 80 चैनल्स को, कंपटीशन दीजिए। फर्क इज अ गुड कंपेयर, तो अच्छी कंपिटिटिव मार्केट बनेगी। ये हम करने नहीं देते। अच्छा, जहाँ हमने ये किया है, टेलीकॉम में सक्सेस हुई है, बैंकों में भी कुछ करके देखा है तो सक्सेसफुल है। पर जब हम स्ट्रक्चर्स तब्दील करने जाते हैं तो एक बात यहाँ है कि 2024 में भी कामयाबी नहीं हुई। स्टेबिलिटी है, पीआईए बेचने गए हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। सो स्ट्रक्चर तब्दील करना था ना, पब्लिक सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में डालना था। क्योंकि इंडिया ने जब डाला 425 एयरक्राफ्ट, मेरे ख्याल है 200 एयर बसेज है और बाकी बोइंग है। दुनिया में तो साख ऐसे ही बनती है। जब पीआईए को करने गई नहीं कामयाब हुए। दूसरी बात देखिए, मेरे दोस्त हैं, 55% इकोनॉमी का है रिटेल और होलसेल। आपके भी दोस्त होंगे, दुकानदार भी, होलसेलर भी, अकबरी मंडी में भी। अब क्या चक्कर है, टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। हम लगाने गए ताजिर दोस्त स्कीम के थ्रू। इसको तो छोड़िए, मैं कई दफ़ा फाइनेंस की टेबल पे था, हमने लगा कर वापस लिया है, ठीक। फिर जब पीएमएलएन की लास्ट कमेंट आई, उन्होंने भी फिर लगाया, जब पीडीएम आई थी फिर वापस लिया। यार ऐसा तो ना करें ना। डोंट थ्रेटन द गवर्नमेंट टू टेक बैक अ टैक्स वी पुट ऑन यू, बिकॉज आप अगर हाई अर्नर हैं, आप बहुत अच्छे कंपेयर होंगे, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर, तो आप पे तो हम 39% टैक्स ले रहे हैं। 39% आपकी इनकम का, लाख रुपया, लाख तो नहीं करोड़ रुपया कमाएंगे तो 39 लाख रुपया तो हम ले जाएंगे, स्टेट ले जाएगी, गवर्नमेंट ले जाएगी। सो समझने की कोशिश कीजिए। पर आपका ये रिटेलर दोस्त जो है वो तो कुछ भी नहीं दे रहे। पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ये काम करने गए कि हमने पीआईए स्ट्रक्चर तब्दील, लाइक जो उड़ान में लिखा है, नहीं कर सके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने गए, 4 प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट करना था, एक सिर्फ पंजाब ने लेजिस्लेट, बाकी उन्होंने नहीं किया, ठीक। और तीसरी बात, जब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करने गए कि यार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पावर्टी जो है वो सब्जेक्ट है सारी प्रोविंसेस का, 600-700 अरब दे रही है वफाक, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में भी अदारे बंद करना, ये सब काम। सो वेन एवर वी हैव गॉन टू डू द हार्ड वर्क, वो नहीं होता। दैट इज़ वाई एवरी टाइम स्टेबिलिटी थोड़ी देर के लिए आती है, IMF विड्रॉ होती है एंड वी आर बैक टू देयर। ठीक, तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने सोचा है, ये हम पेपर पे लेके आए हैं, इसको अब करवा लें तो तब फिर पाकिस्तान माशी तौर पे ठीक हो जाएगा, अगर आप करवा लेते हैं। वही जो आप कह रहे थे स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, ये इन्हीं की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 2025 के बारे में पूरी उम्मीद हो जाए। देखिए, अब इन दी एंड तो ये डिटर्मिन करेगी चीज़ पाकिस्तान की। ये अब हम तो समझ गए हैं सब कि ये क्या, ये तो अब आम आदमी को भी समझ आ गई। अब मसला ये है कि क्वेश्चन इज़ कि ये होता क्यों नहीं है। लोग कहते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। देखें यार, फेलियर ये है कि ये बड़ी प्रोफेशनल और टेक्निकल काम है। अदारों को बेचना, मुल्क को डीरेगुलेट करके आसानियाँ पैदा करना, पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, अगर ये आसान होता तो 77 साल में कर लिया गया तो ठीक है। जब तक आप ऐसी HR उन अदारों में नहीं लाएंगे जो प्रोफेशनली इन सब कामों को समझती हो, फ्रेमवर्क्स बनाना जानती हो, जामे तौर पर उसको लेकर इम्प्लीमेंट करना जानती हो, तब तक ये ऑन द साइड तो परिफरी जिसे कहते हैं कि मतलब ऑन दी एजेस तो कुछ चीज़ें होती दिखाई देंगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन डीप चाहिए और तंजीम में नौ चाहिए कई जगह पर। अब ये डिटर्मिन करेगा कि अथॉरिटीज़ की टीम्स एनर्जी में, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में क्या आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आसानी से आपने हमें कम से कम ये समझाया कि ये उड़ान पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान वाकई उड़ान कैसे भर सकता है।